पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड। इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामलखन, कक्षा नवम। आज हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र गिल्लू का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही दे देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो ये 3 नंबर का भी पढ़ लेते हैं। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका माने होता है देखभाल करने वाला। जो अस्पताल होते हैं उसमें जो नर्सें होती हैं परिचारिका ही कहलाती हैं। कहीं भी जो किसी की देखभाल करता है वो परिचारिका कहलाता है। तो अब हम लोग इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। अब इसके पूर्व वीडियो में हम एक पैराग्राफ दे चुके हैं। उसमें हमने क्वेश्चन दिया था प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पे बदला हुआ है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें हम गद्यांश का जो पाठ होता है उसको लिखते हैं और लेखक का नाम लिखते हैं। आगे भी आपको हम बता रहे हैं। फिर है रेखांकित अंशों की व्याख्या। जो अंडरलाइन किए होते हैं, जिन देखिए पैराग्राफ हमारे बेचारे पुरखे से लेकर के और देना पड़ता है यहाँ तक का जो भी 2 लाइनें हैं इनके नीचे लाइन खींची। इसको बोलते हैं रेखांकित अंश, यानी रेखा इसके नीचे रेखा से अंकित किया गया है। उसके बाद में दिया होता है कुछ प्रश्न अलग होते हैं। जैसे ऊपर दिया है गा नंबर में हमारे पुरखे पितृपक्ष में किस रूप में अवतीर्ण होते हैं। और 3rd वाले में दिया है 3 वाले में महादेवी वर्मा ने अपने किस अस्वस्थता का यहाँ संकेत किया है। क्योंकि 3rd नंबर देखिए मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, लेकिन अस्वस्थता का कारण नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कहीं नीचे इसके जो पैराग्राफ ये बड़ा होगा और इसके नीचे कारण दिया गया होगा, या इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया हो गया। तो इसका ये मतलब है ये ऐसे प्रश्न इसलिए रखे जाते हैं कि छात्र ने पूरे पाठ को पढ़ा है या नहीं। यदि वो उसने पढ़ा है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर वो दे लेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को लेसन पढ़ना अति आवश्यक है। समय पाते ही इस घर में रहते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो समय पाते ही आप लेसन को अवश्य पढ़ें। आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक अवश्य करिएगा। और चैनल जो है YouTube से संबंधित है तो सब्सक्राइब कर लो। इससे आपका फ़ायदा रहेगा। जब भी हम वीडियो यहाँ से डालेंगे तो आपके पास अलर्ट पहुँच जाएगा, तो आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। इसलिए चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर। जो प्रथम पैराग्राफ में है का नंबर में हमने दिया है पाठ का नाम गिल्लू, लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। और उत्तर खा जो रेखांकित अंश की व्याख्या थी, इस व्याख्या को हम लिख रहे हैं। सुनिए। लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हमारे पुरखे ना तो इस पृथ्वी पर पक्षी के रूप में और न मयूर के रूप में और न ही हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्हें तो कौवों के रूप में श्राद्ध पक्ष में आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह भी मान्यता है कि कौवा आंगन में बैठकर अपनी काँव काँव से हमारे दूरस्थ परिजन के आने की पूर्व सूचना हमें देता है। 2 चीज़ें बताई गई हैं कि जो हमारे पुरखे होते हैं अर्थात बाबा दादी इत्यादि, ये हमारे पुरखे हैं जो इस संसार में नहीं हैं, फिर भी जहाँ भी हैं उनको साल में एक बार अपने घर के आसपास आने का मौका मिलता है।
जो हमें हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, और वो आते हैं, वो भी एक श्राद्ध पक्ष होता है, इसी पक्ष में आते हैं, और हमारे द्वारा जो उनके लिए श्राद्ध के रूप में दिया जाता है उसे वे ग्रहण करते हैं, ऐसी मान्यता है। दूसरा है कि अगर घर के आंगन में प्रातःकाल कौवा आके बोलता है तो ये हम लोग निश्चित मानते हैं कि आज घर में मेहमान आने वाला है, मेहमान जो होगा हमारा प्रिय होगा। तो ये मानता चल रही है कि कौवा बोल रहा तो कोई मेहमान आने वाला है। इस विषय में लेखा ने हमारी पुरानी दीदियों के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन था कि हमारे पुरखे पितृपक्ष में किस रूप में आते हैं, तो उत्तर है हमारे पुरखे पितृपक्ष में कौवों के रूप में आते हैं या कौवे के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार से अब आगे एक पैराग्राफ और है, उसको पढ़ते हैं। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर न जाता, न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा अन्य उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। देखिए, एक जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं वो भी गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं। गिलहरियों के जीवन की वह 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसने उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। यहाँ मरणासन्न स्थिति है जब महादेव वर्मा को ये घायल अवस्था में मिला था, जब इसकी वो ले गई दवा पाने की, इसको होश आया होगा तो उसने उनकी जिस उंगली को पकड़ा था वही उंगली को अपने अंतिम समय में उसने पकड़ा। आप पैराग्राफ की व्याख्या यानी पूरे पैराग्राफ की अर्थ है, इसमें रेखांकित नहीं किया है हमने, तो ये कहा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पूरा पैराग्राफ ही रेखांकित है। पढ़ते हैं। लेखा महादेव वर्मा जी कहती हैं कि जब मैं अस्वस्थ हो गई थी, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, दुर्घटना से आहत होकर अस्पताल में भर्ती थी, पुनः जब घर वापस आई तो गिल्लू मेरी तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से मेरे सिर के बालों को धीरे धीरे सहलाती थी। और उसका हटना एक देखभाल करने वाले के हटने के समान मुझे लगता था। यानी महादेव वर्मा जी कहती हैं जब वो कहीं चली जाती थी तो मुझे लगता था कि उसको मेरे पास होना चाहिए था। गर्मियों में दोपहर में जब मैं कोई काम करती तो गिल्लू बाहर नहीं जाता, वह अपने झूले में भी नहीं बैठता। उसने मेरे निकट रहने का और गर्मी से बचने का एक नया उपाय खोज निकाला। वो कहती हैं कि मेरे पास पानी पीने के लिए सुराही रखी रहती थी जिसमें पानी होता था और उसे सुराही पर वो लेट जाता था। इस प्रकार मेरे पास भी रहता था और उसे गर्मी से भी राहत मिलती थी। यानी सुराही ठंडी रहती थी, मिट्टी की होती है, उसे ठंडा किससे मिलती थी। कहा जाता है कि गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है। महादेव वर्मा को लगा कि अब गिल्लू के जीवन का अंत समय आ गया है, क्योंकि वह दिन भर कुछ न खाया और न ही बाहर गया। रात में वह अपने झूले से उतरा और उनके बिस्तर पर आकर के अपने ठंडे पंजों से, महादेव वर्मा जी कहती हैं, मेरी उसी उंगली को पकड़ा था जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। इस प्रकार से इस पैराग्राफ की आपकी व्याख्या हो गई। अब हम इस संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, महादेव वर्मा ने अपनी किस अस्वस्थता का यहाँ संकेत किया है? तो उत्तर है, महादेव वर्मा ने यहाँ मोटर दुर्घटना की ओर संकेत किया है। यानी मोटर दुर्घटना में जब वो आहत हो गई तो अस्पताल में भर्ती थी और इसके बाद जब वो घर आई तो उस समय गिल्लू ने जो उनके साथ एक परिचारिका का व्यवहार किया तो उस अस्वस्थता का यहाँ पे वर्णन किया है। प्रश्न नंबर अगला है,
लेखिका के पास गिल्लू कितने समय से रह रहा था? तो बचपन में उसे मिला था तो लगभग 2 वर्ष का जीवन होता है, तो लेखिका के पास गिल्लू लगभग 2 वर्षों से रह रहा था। अगला प्रश्न है, अपने अंतिम समय में गिल्लू ने लेखिका की किस उंगली को पकड़ा? तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, गिल्लू ने बचपन की मरणासन स्थिति में लेखिका की जिस उंगली को पकड़ा था उसी उंगली को अपनी अंतिम अवस्था में पकड़ा। इस प्रकार से पैराग्राफ आते हैं और संबंधित उस पैराग्राफ से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो आपका निश्चित है कि संदर्भ अथवा लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो इस काम को आप करिएगा, पूरा करिएगा, जिससे आपका काम पूरा हो जाए और परीक्षा में आप नंबर पा जाएं। यदि इस सिलेबस में कुछ समझ नहीं आता था, इस गद्य खंड में केवल एक पैराग्राफ आएगा जिसके क्वेश्चन लिखने होते हैं वार्षिक परीक्षा में, और जो काम आपको करना होता है। इसी प्रकार से काव्य से व्याख्या आती है। अब ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, इसका कार्य आप लोग करिएगा। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।